अपने आप नीचे। कैसे? तुम्हारी महंगाई बढ़ी, तुम्हें लगता है तुम्हारी दिक्कत थी। असल दिक्कत तो अमेरिका को भी हुई, उसका ऑयल रिजर्व खत्म हो गया। सर्गेई लेवरोव पीछे पीछे पहुंच गए बताने के लिए, बहके में मत जाना, तुम्हारी महंगाई बढ़ रही है, झेल लेना, हम तुम्हारे साथ हैं, अमेरिका का साथ नहीं देना। बोले जी सर, जो आपने कहा वही करेंगे। क्या आपको अब तक ये समझ में नहीं आ गया है कि एक देश के साथ में चैश खेला जा रहा है? जो देश युद्ध में है उसके भी इतनी महंगाई नहीं बढ़ी, जिस देश में बेचारे ने अभी तक केवल कुछ नहीं किया उसकी महंगाई बढ़ गई। वेनेजुएला में इतनी महंगाई है कि कहते हैं कि सरकार ने वहां की करेंसी के पीछे की 6 जीरो हटाकर एक नई करेंसी निकाल दी। आप विचार करिए, आपके आज नोट होता है 100 का नोट, 1000 का नोट, आने वाले समय में सोचो लाख रुपए का नोट निकाला जाए, 10 लाख रुपए का नोट निकाला जाए, फिर बाद में 10 लाख के पीछे की एकदम 6 जीरो गायब, आपसे एक नोट बन जाएगा। ऐसी स्थिति वेनेजुएला में हुई है, क्योंकि लोग जब लेकर जाते थे तो रद्दी के भाव ज्यादा होते थे बजाय नोट के। ऐसी स्थिति के अंदर वेनेजुएला के हालात कैसे बिगड़े, यह खबर जानने योग्य है। सर्गेई लेवरोव पहुंच तो गए, एक देश जिसके साथ में चैश खेला जा रहा है, लेकिन इस बात को समझने के लिए विस्तार से आपको कहानी बताते हैं। जिन साथियों ने अब तक मैप पर वेनेजुएला ढूंढ लिया, बहुत अच्छी बात है। हमारे वर्ल्ड मैपिंग के विद्यार्थियों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में बता दें कि दुनिया में सबसे अधिक तेल वाला देश कौन सा है, और दूसरा वो तेल कौन सी झील के नीचे पाया जाता है। तब तक मैं लोगों को अन्य जानकारी दे देता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने ये रहा दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका के दक्षिण में स्थित है, इसलिए दक्षिण अमेरिका कहलाता है। दूसरा सदर्न कॉन्टिनेंट में स्थित है, इसलिए दक्षिण अमेरिका कहलाता है। सदर्न के साथ साथ अगर सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, इसलिए सदर्न कॉन्टिनेंट आ गया है। यहां पर अगर आप देशों को देखें तो सदर्न अमेरिका में एक देश आपको यहां दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम वेनेजुएला है। वेनेजुएला नामक जो ये देश है, ये देश बगल में स्थित है। किसके बगल में स्थित है? तो ये देश बगल में स्थित है कोलंबिया के। ये रहा आपका वेनेजुएला, ये रहा कोलंबिया। इधर की तरफ आपके सामने स्थित है फ्रेंच गुयाना, ये रहा गुयाना, ये रहा सूरीनाम, ये रहा फ्रेंच गुयाना। यहां पर इक्वाडोर है, यहां पर पेरू है, यहां पर चिली है, यहां पर अर्जेंटीना है, बोलिविया है, पराग्वे है, उरुग्वे है और ब्राजील है। इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका खत्म हो जाता है। ये जो वेनेजुएला नामक हमने आपको देश बताया, बिल्कुल अमिया सिटी का जवाब आ गया। यहां पर ये एक लेक है और इस लेक का नाम है मराकाइबो रिवर, मराकाइबो लेक, मराकाइबो लेक। ये मराकाइबो लेक की विशेषता क्या है? असल में मराकाइबो लेक के नीचे तेल पाया जाता है। दुनिया का सबसे अधिक ज्ञात तेल का भंडार अगर किसी देश के पास है तो वो वेनेजुएला है। परेशानी क्या है अब वो सुनते हैं। असल में इस झील के नीचे जो तेल पाया जाता है वो हैवी ऑयल है। हैवी ऑयल का मतलब क्या है? भारी तेल है। भारी तेल की विशेषता यह है कि उसे रिफाइन करने के लिए उच्च स्तरीय मशीनों की जरूरत पड़ती है। वेनेजुएला में ऐसी मशीनें हैं नहीं कि हैवी ऑयल को वो रिफाइन कर लें, इसलिए उन्हें जरूरत पड़ती है प्राइवेट कंपनीज की। प्राइवेट कंपनीज का मतलब विदेशी कंपनीज की, क्योंकि इनके देश में तो संसाधन ही नहीं है। ऐसी स्थिति में या तो कोई विदेशी कंपनी आए या इनके देश का कोई ऐसा पैसे वाला आदमी हो जो रिफाइनरी लगाए, जैसे इंडिया में रिलायंस की रिफाइनरी लगी हुई है। यहां पर वेनेजुएला के अंदर जो रिफाइनरी लगी थी, उन रिफाइनरियों से इस हैवी ऑयल को रिफाइन करके दुनिया को बेचा जाता था। दुनिया के अन्य देशों को ऑयल रिफाइन करने के लिए यहां बुलाया भी जाता था। लेकिन फिलहाल स्थिति क्या है? फिलहाल स्थिति यहां की सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों से पैदा हुई स्थिति है। आप पूछेंगे सरकार ने ऐसा क्या निर्णय ले लिया? आज के सेशन में वही बताने वाला हूं। वेनेजुएला आफ्टर ऑल एक फेल देश कैसे बना, वेनेजुएला में हालात कैसे बिगड़े कि लोग 3-3 लाख रुपए किलो के हिसाब से 1 किलो आलू खरीद के ला रहे थे। ये जानकारी आपको वेनेजुएला में आज के सेशन में जानकार हो जाएगी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिलहाल इतना जान लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया की तरफ से खबर है कि सर्गेई लेवरोव से मिलने के लिए मादुरो से गए हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने जारी की गई हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि क्या कहानी है लैटिन अमेरिका की। आइए साथियों, वेनेजुएला लैटिन अमेरिकी देश है। तेल के बूते इसको अगाध संपन्नता मिली, लेकिन यहां आज लोग भूख से मरने के लिए, मतलब एक तरह से समझिए भूख की नौबत में ही गुजर रहे हैं। ऐसे कारण क्या है, क्या कहानी है आपको मैं बताता हूं। मैंने अभी आपसे क्या कहा था, भारत के अंदर बहुत सारे राजनेता क्या प्रयास करते हैं कि जनता को ज्यादा से ज्यादा चीजें मुफ्त में दे दो, जिसने ज्यादा मुफ्त में दे दिया जनता उसी को सरकार में लेकर आएगी। अब ये एक विचारधारा सी बन गई है हर चीज में, और अगर कोई गलत बोल दे उसके खिलाफ तो फिर वो जनता विरोधी कहलाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको चीजें समझाता हूं और इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। मतलब बजाय इसके कि आप इसे किसी पॉलिटिकल विचारधारा से जोड़ें, आप केवल इसे समझिएगा दुनिया की विचारधारा में। अपने देश में कुछ अनोखा नहीं हो रहा है, जो हो रहा है दुनिया में उससे पहले कोई कर चुका है या उसके आधार पर कोई फेल भी हो चुका है। आइए मैं आपको बताता हूं। देखो क्या है एक विचारधारा हम सबके मन में क्या रहती है कि भाई पैसे वाले के पास पैसा है, गरीब के पास तो पैसा नहीं है। बोले हाँ। पैसे के पास पैसा आता है, गरीब के पास तो पैसा आता ही नहीं है। बोले हाँ। तो क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि पैसे वाले से पूछा जाए तेरे पास पैसा कहां से आया? पैसे वाला कहेगा मैंने बिजनेस किया। बिजनेस किया तो तूने हमसे ही था बिजनेस। बोले हाँ। तो ये पैसा तेरा नहीं हमारा है। वाह। अब पैसा तुम्हारा नहीं हमारा है, ये बात जब बोल दी जाती है तो इससे क्या परिणाम निकलता है? इससे मन में ये भाव उत्पन्न होता है कि जो बड़े बड़े घरों वाले लोग हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के जो मालिक बैठे हुए हैं, असल में इन्होंने हमारा शोषण किया है। अच्छा, ये बात किसी के दिमाग में भरना बहुत आसान है। 15 मिनट लगेगी, कितने भी बड़ी संख्या में लोग खड़े हो, यदि आप उन्हें यह समझाने की कोशिश करें क्या कि देखो तुम गरीब कैसे बने। जनता को भड़काने के लिए यह प्रवचन सबसे आसान प्रवचन है। आपको यह समझाना पड़ जाए कि वो व्यक्ति मेहनत करके कैसे अमीर बना, तो आपको झाग आ जाएंगे, क्योंकि आपको यह समझाने में दिक्कत यह हो जाएगी कि उसका कंपटीशन किनसे था, उसने किन तरह से लोगों के सामने बढ़कर कार्य किया, कैसे उसने इतने सारे लोगों के बीच में से निकलकर आज देश के अंदर जितनी भी यूनिकॉर्न चल रही है, पढ़ाने के लिए तो ना जाने कितने लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूनिकॉर्न कंपनी तो कुछ एक ही बनी है। क्या हम ये कहते हैं कि साहब नहीं, वो जो अमीर बना है ना वो हमसे चूज करके बना, हमारा खून चूस लिया उसने? अरे जनाब, उसकी भी कुछ पोटेंशियल रही होंगी जिस वजह से वो इतना बड़ा आदमी बना। कोई सा भी फील्ड उठाकर देख लो, आज एडटेक के अंदर ऑनलाइन बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ टीचरों ने अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न में कन्वर्ट कर लिया। कैसे कर लिया भाई? कुछ तो उनके अंदर टैलेंट एक्स्ट्रा रहा होगा ना। आप कहते हो कि नहीं साहब इसके पास भी इक्वल अपॉर्चुनिटी थी, तो उसने एक्स्ट्रा मेहनत की ना भाई, उसने कुछ तो दिमाग लगाया ना, कुछ तो उसने रिस्क लिया ना, कुछ तो नहीं दिया उसने अपनी खोई ना। हम लोग अक्सर जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनकी इन चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं कि नहीं किस्मत साहब थी उसकी, नहीं साहब कोरोना आ गया था साहब इसलिए ऐसा हुआ। चलिए खैर, ये हमारा अपना तजुर्बा हो सकता है, अपना तरीका हो सकता है, क्योंकि हम खुश भी रहना चाहते हैं अपने हिसाब से, अपनी सोच के साथ। कोई नहीं, अब मैं आपको अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर पर लेकर चलता हूं, फिर मैं वेनेजुएला पर आपको लैंड करूंगा। हालांकि थोड़ा सा डिबेट लंबा होगा, लेकिन इसे समझना जरूरी है, इसलिए मैं इस पर टिक रहा हूं। अमेरिका जिस विचारधारा को मानता है वो ये है कि जो भी ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि उसमें टैलेंट है, उसे मौका मिलना चाहिए। जितना आसानी से उसे मौका मिले वो व्यक्ति उतना ज्यादा ग्रो करेगा। जितना आसानी से मतलब जितना एज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा वो व्यक्ति उतना तेजी से ऊपर निकलकर आएगा। ये अमेरिका मानता है। इसी कारण से वहां पर लेजर्स फेरे, वहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है कि व्यक्तियों को अगर पूंजी कमानी है तो उसकी सुविधाएं दो कि वो कमाएं, पूंजी छीनने के प्रयास मत करो। टैक्सेशन आपका पार्ट हो सकता है। अच्छा, इस व्यवस्था को आप लोग कैपिटलिस्ट व्यवस्था कहते हैं, पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे इसका मतलब सर ये हुआ कि आप पूंजीवादी व्यक्ति हो। अभी मुझे जज करने से पहले केवल सेशन सुनना, फिर मैं आपको भी जज करूंगा, मुझे भी जज करूंगा, सबको हम जज करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक तो हुई पूंजीवादी व्यवस्था, जिसका अर्थ हुआ कि भाई जो पैसे वाला है वो और पैसे वाला बन सकता है, अगर टैलेंट है तो सरकार उसकी मदद और करेगी। जैसे इंडिया में इन दिनों हो रहा है। क्या हो रहा है? आपको लगता है आपके पास टैलेंट है यूनिकॉर्न बनने का, आपको लगता है आपके आइडिया में दम है, तो आपके स्टार्टअप को सरकार फैसिलिटेट करेगी, आपके आइडिया को सरकार अपने द्वारा ग्रो करने का मौका देगी। स्टार्टअप पॉलिसी लाई गई है, मतलब अगर टैलेंट है तो निकल कर आ गया हो।
ठीक है, ये पूंजीवादी विचारधारा है। दूसरी विचारधारा साम्यवादी विचारधारा। इसका अर्थ क्या है? असल में इसको सामान्य भाषा में अगर समझा जाए, हालांकि इसमें काफी सारी आइडियोलॉजी है, अलग अलग विचारों के अलग अलग मत है, लेकिन एक जनरलाइज मत अगर समझा जाए कि दुनिया क्या विचार मानकर इसको समझे आसान तरीके से, तो ये समझ लो कि दुनिया में सर्वहारा वर्ग का शासन हो, यानी जो सामान्य नागरिक है उसी का ही सभी संसाधनों पर हक होना चाहिए। जैसे इंडिया के केस में कहते हैं कि इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय पर अगर देखा जाए तो दुनिया में 122वें स्थान पर आती है। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का जो अधिकांश धन है वो कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, बाकी लोगों के पास केवल 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पर आते हैं। जब यह बात सुनने में आए कि दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी भारत है, इसका मतलब भारत के पास में बड़ी इकोनॉमी है। मान लो $3.8 ट्रिलियन की हमारे पास इकोनॉमी है, लेकिन उस इकोनॉमी में जो रोल है ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी निकालकर देख लो तो आधा धन तो हमारे 1% लोगों के पास ही है। इसका मतलब पैसा बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, असमानता अमीर और गरीब में बहुत अधिक है। इसलिए एक जो सीधी सी लाइन में 15 मिनट में यह बात समझाई जा सकती है कि शासन आपका होना चाहिए, वो क्या कि भाई साहब इतनी बड़ी आबादी, अब तो दुनिया की सबसे अधिक आबादी हमारी हो चुकी है, 142 बिलियन लोग हो चुके हैं हम लोग, 1.43 बिलियन लोग हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में हमें कोई यह समझा दे कि बेटा सुनो, ये संसाधन सब तुम्हारे हैं, ये नदी तालाब पहाड़, ये जितने भी माइंस दिख रही हैं, ये जितने भी होटल दिख रही हैं, जितनी भी फैक्ट्री दिख रही है, ये सब तुम्हारी हैं, ये किसी प्राइवेट आदमी की नहीं है। कौन अडानी, कौन महिंद्रा, कौन टाटा, कौन बिरला, कोई नहीं, केवल तुम लोग हो। यदि कोई समझा दे तो फिर ये होगा कि साहब इनको अपने कब्जे में लिया जाए। कब्जे में कैसे लिया जाए? क्या भीड़ दीवारें कूद करके उन फैक्ट्रियों में घुस जाएगा? नहीं साहब। तो फिर क्या करें? तो फिर एक काम करते हैं, भीड़ का रिप्रेजेंटेटिव किसी को बनाते हैं। भीड़ का रिप्रेजेंटेटिव कौन हुई? सरकार बनाते हैं। वो सरकार किसकी सरकार होगी? गरीबों की सरकार होगी। किसी भी देश में सबसे ज्यादा लोग कौन होते हैं? गरीब लोग होते हैं। इसलिए सरकार किन लोगों की बन गई? गरीबों की सरकार बन गई। गरीबों से मतलब जो कि तुलनात्मक रूप से औरों के कंपैरिजन में कम धन रखते हैं। चलिए साहब, अगर सरकार गरीबों की बन गई तो किसका ध्यान रखेगी? गरीबों का ध्यान रखेगी। तो क्या करेगी सरकार? सरकार ये करे कि यहां जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, चाहे वो टाटा बिरला अंबानी अडानी किसी की भी फैक्ट्री है, उनको सरकारी कंपनी में तब्दील कर दे। सबसे पहला काम जो किया जाए वो ये हो कि जब कोई पैसा किसी व्यक्ति के पास ना होकर सरकार के पास होगा तो सोचो कितना अच्छा होगा, क्योंकि सरकार तो गरीबों की है। आम आदमी के पास में अगर हमको ये कहता हुआ मिलता है 3.1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है हमारे देश में, 122वें नंबर पर प्रति व्यक्ति आए आते हैं, लेकिन जब सरकार के पास ही सारी संपत्ति होगी तो सरकार तो जनता को ही लुटाएगी। यानी जनता के हाथ में शासन दे दो, सरकार तो जनता की है ना, जनता के हाथ में शासन दे दो, सरकारी कंपनी बना दो, प्राइवेट कंपनियां बंद। साम्यवादी विचारधारा, सब कुछ सरकारी कर दो। आप पूछेंगे इससे क्या फायदा हुआ? अरे बहुत जबरदस्त फायदा हुआ भाई साहब। इस विचारधारा पर चल करके यूएसएसआर एक समय पर बहुत बड़ा देश बन गया। इस विचारधारा पर चल करके यूएसए बहुत बड़ा देश बन गया। कैसे? सरकार के द्वारा जनता को बड़ी मात्रा में समर्थन दिया गया। हर व्यक्ति को लगा कि मेरा समय आ गया है और मैं भी अब पैसे वाला हो गया हूं। हर व्यक्ति फुल एफिशिएंसी के साथ खुश हो गया। देश के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ गया, पैसा समान रूप से वितरित होने लगा। दुनिया में एक मॉडल चल पड़ा और वो मॉडल ऐसा हुआ कि वाह भाई वाह क्या विचारधारा है। यानी सरकारी कर दो, प्राइवेट कंपनियों को, जनता के हाथ में शासन माना जाएगा और इससे जो आनंद की प्राप्ति होगी वो ये है कि जनता स्वतः ही फुल मोटिवेशन में काम करेगी। चलो बहुत अच्छी बात है। इधर आते हैं साथियों, यूएसए की तरफ से चल रहा था पूंजीवाद। इन दोनों विचारधाराओं में हुई लड़ाई शुरू। लड़ाई कैसे शुरू हुई? समय सबका हिसाब करता है साहब। साम्यवादी विचारधारा का कमजोरी निकल कर आने लगी। कैसे? अब जो सरकार में बैठे लोग थे, जो जनता ने चुने थे, वो अपने आप में नए पैसे वाले लोग बनने लग गए। नए पैसे वाले से मतलब सरकार में बैठे हुए लोग बात गरीब की कर रहे हैं, लेकिन लुई विटो का बैग लेकर चल रहे हैं। या अगर आपको याद हो तो एक टीएमसी की सांसद हाल ही में संसद भवन में अपने इंडिया में भी देखी गई थी। गरीबी के ऊपर कुछ भाषण चल रहा था और मैडम ने एक पर्स लुई विटो का लिया हुआ था जो कम से कम 5-6 लाख रुपए का पर्स था, ठीक है ना। और वो उन्होंने कैमरे के सामने खट से छुपा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो ट्रोल हो जाए, लेकिन लोगों को दिख रहा। यानी बात गरीबी की करूंगा लेकिन खुद गरीब नहीं रहूंगा। जब ये विचारधारा प्रमोट होने लगी तो गरीबों को लगा कि भाई साहब हमारे साथ तो चीटिंग हो गई। अब चीटिंग हो गई तो करोगे क्या? सरकार तो बनाने वाले लोग सीख गए सरकार कैसे बनाते हैं। आजकल भी देख लीजिए ना, आज में आपको ऐसा लगे कि आपको एक दिन राजनेता बनना है, आप बन जाएंगे क्या? नहीं भाई, बहुत कठिन परिश्रम करके आप पार्षद तक पहुंच पाएंगे। कारण क्या है ना जी, क्योंकि अब सरकारें भी कुछ लिमिटेड पार्टियों के पास में हो गई हैं। वही पार्टी देश का निर्माण कर रही है, वही देश के डिसीजन ले रही है, उनके पास इतने संसाधन हो गए हैं, पूरा सिस्टम हो गया है। नई पार्टी का एग्जिस्टेंस या नए व्यक्ति का एग्जिस्टेंस नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो गया अनटिल अनलेस कुछ मिरेकल ना हो जाए। अच्छा आगे चलते हैं साहब। ऐसी स्थिति में जब सरकार और गरीब की परिभाषा तय होने लगी तो साहब बेचारा जो आदमी यहां पर गया उसने कहा मैं मेहनत क्यों करूं? बोले क्यों? क्योंकि जब लाभ सरकार ही ले रही है, मुझे तो कुछ मिल नहीं रहा, मैं मेहनत क्यों करूं? जो हमारे यहां सरकारी नौकरियों में होता है। सरकारी नौकरी में क्या होता है कि भाई नौकरी अपनी पक्की, अब अपन करें तो बढ़िया, नहीं करें तो बढ़िया, पेनल्टी मिलेगी देख लेंगे। सरकारी लोगों ने काम करना बंद कर दिया। हालात ये हुए कि यूएसएसआर के अंदर इतना बड़ा संकट उत्पन्न हो गया कि 1991 में एक बहुत बड़ा देश जिसका नाम यूएसएसआर था वो 15 देशों के अंदर टूट गया। 15 देशों में टूट गया। 15 देशों में से जो सबसे बड़ा देश बना उसका नाम रूस था। बाकी जो देश थे उनमें एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, अर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सारे के सारे देश उसी से निकल कर आए। बोले अब क्या करें? तो बोले साहब देश टूट गए। दुनिया को यह समझ में आ गया कि यह विचारधारा नहीं चल पाएगी। कौन सी विचारधारा नहीं चल पाएगी? साम्यवादी कंप्लीट विचारधारा नहीं चल पाएगी। अर्थात सारी चीजों को सरकारी कर दिया जाए संभव नहीं है, क्योंकि लोग काम करना ही बंद कर देते हैं। तो बोले अब क्या मॉडल अपनाएं? बोले अब मॉडल क्या अपनाएं? अब वो सुनते हैं साहब। अब मॉडल अपनाया गया नंबर तीसरा। क्या मॉडल था साहब? इंडिया वाले बैठ करके तमाशे देख रहे थे। इंडिया वालों ने मॉडल देखा और वो क्या था? थोड़े से पूंजीवादी हो जाओ, थोड़े से साम्यवादी हो जाओ। इन दोनों से मिलकर जो मॉडल निकल कर आए वो मॉडल कहलाए समाजवादी मॉडल। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि सरकार पूंजीवादियों का भी ख्याल रखेगी, सरकार साम्यवादियों का भी ख्याल रखेगी। अर्थात अंबानी, अडानी, बिरला अगर देश में ग्रो करे इनका भी ख्याल रखा जाएगा। और गरीबों के लिए चाहे मनरेगा चलाना हो, चाहे भोजन की व्यवस्था करना हो, चाहे मुफ्त में चिकित्सा देना हो, चाहे सड़कें बनाना हो, चाहे फ्री में सिलेंडर बांटने हो, चाहे फ्री में चिकित्सा सुविधा देनी हो, चाहे फ्री में एजुकेशन देना हो, चाहे फ्री के अंदर ट्रांसपोर्टेशन देना हो, ये सब गरीबों को सरकार देगी। सरकार कैसे दे पाएगी? तो सरकार अमीरों पर टैक्स लगाएगी और गरीबों में वितरित करेगी। इसी प्रकार से लोक कल्याणकारी सरकार का निर्माण होता है। ये जो प्रक्रिया थी जिसे आपने समाजवादी कहा, यह सोशलिस्ट प्रक्रिया थी। अच्छा, अब यहां पर जो चीजें बनकर आई वो यहीं पर खेला कर गई। क्या? राइट वर्सेस लेफ्ट की लड़ाई कर गई। कैसे? जब सरकारें
जब सरकारें यहां पर से पूंजीवाद की तरफ ज्यादा झुकाव रखती हैं तो राइट विंग सरकारें कहलाती हैं। पूंजीवाद की तरफ विश्वास रखने वाली सरकारों को थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट में भी विश्वास रखने वाली सरकार कहा जाता है कि ये अतिवाद में विश्वास रखती हैं। और जब सरकारें गरीबों की तरफ ज्यादा झुकाव रखती हैं तो कम्युनिस्ट सरकारें कहलाती हैं, अल्ट्रा सोशलिस्ट सरकारें कहलाती हैं। सरकारों के बारे में यह डिसाइड करना कि वो कौन सी सरकार है, यह बहुत मुश्किल काम होता है। उदाहरण के लिए वर्तमान सरकार इंडिया की उठाकर देख लो। इंडिया में जो वर्तमान में एनडीए की सरकार चल रही है उसके बारे में क्या कहा जाता है कि साहब अडानी को उन्होंने इतना फायदा पहुंचाया, अंबानी को उन्होंने इतना फायदा पहुंचाया, अडानी को साथ साथ लेकर गए, वहां जाकर के उसको फलानी जगह माइंस दिलवा दी, उसको वहां कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया, वो इतना बड़ा आदमी बन गया। ये विचारधारा राइट विंग विचारधारा है। वहीं दूसरी ओर जब सरकार अपने विचार में आती है, क्योंकि वोट तो गरीब के चाहिए, तो सरकार क्या गिनाती है, मैंने उज्ज्वला सिलेंडर योजना चलाई, मैंने आयुष्मान भारत योजना चलाई, मैंने मनरेगा के अंदर ये मतलब धनराशि बढ़ा दी, मैंने सामने शिक्षा के लिए राइट टू एजुकेशन पॉलिसी में एनपीए को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई। तमाम चीजें वो गिनाने की कोशिश करती है जो गरीबों के लिए होते हैं। दुनिया को यह बात समझने में दिक्कत आती है कि सरकार अल्टीमेटली समाजवादी होने की कोशिश कर रही है। अब आप पूछेंगे दुनिया में कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा चल रहा है? चलिए तो मैं आपको बताता हूं। दुनिया में इस समय सबसे ज्यादा मॉडल समाजवादी मॉडल चल रहा है। वर्तमान में ना तो कोई सरकार पूरी तरह पूंजीवादी है और ना ही कोई सरकार पूरी तरह फिलहाल साम्यवादी है। सर चीन क्या है? वहां की तो सरकार का नाम ही कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पर तो शासन ही कम्युनिस्ट पार्टी का है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वहां पर सरकार ने क्या कर रखा है, सरकार प्राइवेट आदमियों को अपनी तरफ से सेलेक्ट कर रही है। मतलब मान लीजिए कि जो हुआवे नामक कंपनी है जो कि बहुत सारी ज्यादा प्रचलित रही थी लास्ट ईयर्स में, हुआवे नाम की कंपनी, उसका जो ओनर है उस ओनर को चीन की सरकार ने चुना है। वो पहले कोई सेना का बड़ा अधिकारी हुआ करता था, उसको सरकार ने सारी सुविधाएं देकर कहा कि तुम प्राइवेट कंपनी की तरह रन करो, तुम अपने फैसले खुद लो, प्रॉफिट पर काम करो, प्रॉफिट के लिए काम करो, प्राइवेट कंपनी दुनिया की नजर में रहो, हम तुम्हारे बारे में कोई भी इंटरफेरेंस पब्लिकली नहीं दिखाएंगे। यह तरीका किसने अपनाया? साम्यवादी विचारधारा को बचाए रखने के लिए चीन ने, ताकि लोगों को लगे कि सरकार का इंटरफेरेंस है। तभी तो अलीबाबा को पूरी तरह मिट्टी में क्यों मिला दिया? क्योंकि अलीबाबा की भी कहीं ना कहीं सरकार ने ही मदद की थी। तो सरकार ने यह बताने के लिए कि हम कितने महान हैं, हम 2 मिनट में अलीबाबा को नीचे ला सकते हैं, और ला दिया। कहानी मैंने अलीबाबा की कई बार सुनाई आपको, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ये वाला मॉडल चीन में चल रहा है। बाकी अन्य जगह आज अमेरिका भी पूरी तरह पूंजीवादी नहीं है, वहां गरीबों को भी रोड पर नहीं छोड़ दिया जाता, अमीरों से टैक्स लिया जाता है और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। चाहे फिर वो ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, सब जगह इसी प्रकार का विधान फिलहाल काम कर रहा है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और बना, सर एक बात बताइए, वेनेजुएला के हालात क्या हुए? हमने कहा देखो वेनेजुएला के नहीं, दुनिया का कोई भी देश यदि इस विचारधारा में भूल गया, कौन सी वाली में जो मैं बताने जा रहा हूं, दुनिया का कोई भी देश अगर इस तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, ये बात आपको समझनी है, कौन सी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा? मुफ्त में गेहूं देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में शिक्षा देंगे, मुफ्त में रोड देंगे, मुफ्त में चिकित्सा, अरे सब चीजें मुफ्त में देंगे तो कमाओगे कहां से महाशय? मुफ्त देकर के सरकारें तो बनाई जा सकती हैं, फिर कमाने के लिए गलत तरीके अपनाएंगे। जैसे आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मॉडल क्या था? मुफ्त शिक्षा, मुफ्त एजुकेशन, मुफ्त बिजली का बिल, सब कुछ कर दिया, लेकिन फंस कहां गए? आबकारी नीति के अंदर। सीबीआई फिलहाल पूछताछ क्यों कर रही है कि पैसा निकालने के लिए आपने पैसा कमाया भी तो होगा, कहां से कमाया? तो पता चला आबकारी नीति में उन्होंने बोले जहां जहां दारू के ठेके नहीं है वहां पर भी बाहर में जाकर दारू के ठेके खोलो, होम डिलीवरी कर दो, एक के साथ एक फ्री कर दो, घर में जहां किसी को चाहिए वहां पहुंचा दो, पैसे कमाने के तरीके निकाले। यानी कि कहीं अत्यधिक अगर आप साम्यवादी को समाजवादी होने का प्रयास करते हैं तो फिर दूसरी तरफ से आपको दिक्कतें आना शुरू होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आपके पास धन होगा तभी तो आप उसे खर्च करिएगा। अच्छा, ये हमने क्यों जाना? क्योंकि वेनेजुएला इसी हालात पर गया था। कैसे? आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वेनेजुएला के जो आज हालात हैं उसके पीछे एक ऐसा ही व्यक्ति जिम्मेदार था जिसका नाम था ह्यूगो शावेज। वेनेजुएला की कमाई का 95% इनकम तेल से हुआ करता था और भाई साहब उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे ह्यूगो शावेज। 1999-8 में ह्यूगो शावेज ने लंबे समय तक कुर्सी पर बने रहने के लिए देश के सिस्टम में तमाम बदलाव किए। सरकारी और राजनीतिक बदलावों के अलावा शावेज ने उद्योगों का सरकारीकरण कर दिया। भाई एक बार में सुनते ही जिसमें दिल खुश हो जाए कि ये कंपनी नहीं होनी चाहिए, हाय 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 हाय, कर दिया काम। लीजिए ये कंपनी ही सरकारी कर दी, जनता ने सोचा हमारी सुन ली, ह्यूगो शावेज अमर रहे। ह्यूगो शावेज अगली बार के लिए राष्ट्रपति हो गए, उनको तो अपना पद निकालना था, इसलिए फैसले दूरगामी होते हैं। आप सोचिए कि हाल ही में जो सरकारें तरीके अपना रही हैं मुफ्त की योजना चलाने के, उन पर मोंटेक सिंह आहलूवालिया जो कि कांग्रेस के शासनकाल में योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि ये मुफ्त की नीतियां सही नहीं है, आने वाले समय में दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन वर्तमान में चुनाव जीतने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उनमें ह्यूगो शावेज मॉडल है जो कि अपनाया गया। प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया कि बहुत कॉमन प्रचलित मॉडल है, दुनिया के हर देश में सबसे ज्यादा गरीब संख्या किसकी ज्यादा है? गरीब की। और लोकतंत्र है तो वोट से सरकार बनेगी, वोट से सरकार बनेगी तो गरीबों की सरकार बनेगी। गरीब क्या चाहेंगे? प्राइवेट सेक्टर बंद हो। लेकिन भाई कमाने वाला भी वही था, आप कंट्रोल रखें लेकिन उस पर पूरी तरह अपना हल्ला कर दें, ह्यूगो शावेज बन जाएंगे आप। यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया था, चल नहीं पाया, विफल हो गया। वेनेजुएला के हालात आपसे डिस्कस कर रहा हूं। कोई भी साम्यवादी देश, एक भी देश ऐसा नहीं है जो सर्वाइव किया हो। कारण यह है कि सरकार का अत्यधिक इंटरफेरेंस। इधर देखिए, जहां भी पैसा कम पड़ा तो खूब कर्जा लिया। रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी राज्य सरकार किसी की भी हो, फ्री में स्कूटी दे दो, फ्री में लैपटॉप दे दो, करे कैसे? बोले लेने के लिए कर्जा ले लो। अरे तो कर्जा लिया इसने, खूब कर्जा लिया और धीरे धीरे देश कर्ज में डूबता चला गया। तेल कंपनियों से पैसा लेकर जरूरतमंद तबके पर खुलकर खर्च करने को शावेज मसीहा बन गए। आज हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी इस सबकंडे को अपनाती हैं। सरकार में आने से पहले अनाउंस कर दो हम ये सब फ्री कर देंगे, हम खजाना खाली कर देंगे। अरे खजाना खाली करने वालों, एंड में तुम वसूलोगे भी जनता से। आप कहेंगे हैं पैसा तो अमीरों से ही वसूला जाता है। अरे महानुभावों, पैसा आपसे भी वसूला जाता है। अमीर एक टैक्स जो आपसे अतिरिक्त देता है वो डायरेक्ट टैक्स है, अदरवाइज इनडायरेक्ट टैक्स तो आपको भी देना पड़ता है। गैस का सिलेंडर महंगा होता है तो वो आपके लिए भी होता है, सड़क पर टोल टैक्स बढ़ता है तो आपके लिए भी बढ़ता है, बिजली पर सरचार्ज बढ़ता है तो आपके लिए भी बढ़ता है, जीएसटी बढ़ता है तो आपके लिए भी बढ़ता है। ये सब चीजें इनडायरेक्ट टैक्सेशन में आपके ऊपर भी लागू होती हैं। ऐसी स्थिति में शावेज मसीहा तो बन गए, लेकिन वेनेजुएला की इकोनॉमी में दीमक लग गया। दुनिया में इसीलिए बहुत बार ये बोला जाता है अत्यधिक समाजवाद नुकसानदायक है, जनता में अवेयरनेस की आवश्यकता है। अब क्या था? शावेज ने खूब शासन किया भाई, 98 के अंदर उसने ये कारनामा किया था। आगे साहब आते आते 2013 शावेज बूढ़े हो लिए। शावेज ने कहा अपनी जगह अब मुझे अपना उत्तराधिकारी बिठाना होगा, ऐसा व्यक्ति बिठाना होगा जो सरकार आगे लेकर चले। शावेज ने मादुरो को अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, लो मादुरो अब तुम सरकार चलाओ। मादुरो को विरासत में क्या मिला? शावेज की जैसी अपेक्षाएं। लोग शावेज जैसा मादुरो को समझे कि ये भी ऐसे ही करेगा, खजाना उठाएगा, तेल कमाएगा, हम पर उठाएगा। हुआ क्या? इतना भारी भरकम कर्ज था कि उसकी पूरी पॉलिटिक्स चरमरा गई।
और रहा सहा कसर तेल ने पूरा कर दिया। जिसको बेचकर ये पैसे कमाते थे वो दुनिया में सस्ता होने लग गया। जब वो सस्ता होने लग गया इनकी इनकम घटने लग गई। इनकम घटने लग गई, अब दुनिया पर लुटाएं क्या, तो गरीबी बढ़ गई। अब क्या करें, मादुरो ने अपनी करेंसी की कीमत गिरा दी। आप में से कुछ लोग कहते हैं ना, सर पैसा नहीं है तो क्या करें, सरकार नोट छाप क्यों नहीं लेती, सरकार के पास तो खुद के नोट है। अरे नोट छापने से क्या होगा, आपके पास में जब सामान नहीं है, आप कॉमन सेंस लगाइए, नोट को साइड में हटाइए। आपके पास 1 किलो आलू है, अब चाहे जेब में 100 रुपए है या आपके पास 100 के 1000 नोट है, कुल मिलाकर जब 1 किलो ही आलू उत्पादित हुआ है तो उसे आप 100 रुपए से खरीदिए या 100 के 1 लाख नोटों से खरीदिए। माल तो सीमित है, देश को बड़ा बनाना है तो पहले उत्पादन को बड़ा बनाना पड़ेगा, आपके देश की जीडीपी को बड़ा बनाना पड़ेगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू इंक्रीज करनी होगी। करेंसी की वैल्यू इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से कुछ नहीं होगा। मादुरो ने दूसरा चाल में चली, जनता के लिए खूब नोट छाप दो, ऐश करो, फिर बच गए। मादुरो ने इस कदम से किसी का भला नहीं हुआ, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ गई। जो पहले सामान 100 रुपए का मिलता था अब वो 1000 का होने लग गया। आगे चलते हैं साथियों, अब उसके पेट पर भी लात पड़ने लग गई। यहां देश का आर्थिक और राजनीतिक बंटाधार होने लग गया। वेनेजुएला फिर क्या हुआ किस्सा, ये लर्निंग लेसन है। हालांकि इस बात को समझने वाले लोग जानबूझकर, अब से मान लो कल को मुझे कहे कि सर आपको सीएम बना दिया जाएगा, क्या करेंगे आप, मैं सबसे शॉर्टकट तरीका ढूंढो, क्या है बोले बताओ क्या है। जनता से कह दो तो मैं से किसी को कमाने की जरूरत नहीं है, घर बैठो, पैसे मैं भेजूंगा, किसी चीज पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। भाई साहब घर से पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दूंगा। आप जहां जाएंगे, काम पे जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाओ ना। 2 दिन काम करना है 2 दिन करो। मादुरो ने भी ऐसे किया। मादुरो ने सरकारी ऑफिस बंद, केवल 2 दिन ऑफिस जाइए। बोले क्यों, काम नहीं है भाई, करें क्या, पैसा नहीं है। आगे चलती है करेंसी की कीमत घटती गई, बिजली कटौती और मूलभूत जरूरतें। सोचिए जो देश तेल पैदा करता है वो बिजली पानी से पैदा करता था, किस्मत ने इनका ऐसा साथ छोड़ा कि वहां भीषण सूखा पड़ गया। भीषण सूखा पड़ गया तो बिजली का उत्पादन अटक गया। भाई साहब सूखे की वजह से बिजली संकट इतना घट गया कि सरकार ने इस दफ्तर केवल सोमवार और मंगलवार को ही खोलने शुरू कर दिए। केवल 2 ही दिन ऑफिस खुलेंगे। नेशनल असेंबली के आंकड़े बताते हैं कि एक साल में जो इन्फ्लेशन रेट है, ये कोई रेट होती है, हमारी 4 से 6% के ऊपर जाती है ना, सांसें छूट जाती हैं, 6% से ऊपर जाती है तो आरबीआई की कई आपात बैठक हो जाती है। 13 लाख % इन्फ्लेशन बढ़ गई। दिसंबर 2017 तक वेनेजुएला पर $14,000 करोड़ यानी 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का विदेशी कर्ज हो गया। 2018 में सालाना महंगाई दर इतना % तक पहुंच गई। वेनेजुएला के पास सऊदी से ज्यादा तेल तो था, लेकिन भारी तेल होने के चलते रिफाइनरी इसको निकाल नहीं पाई और कंपनियां जो है वो सरकारी हो गई, जिन्होंने जब काम करने के लिए लोग ही नहीं जाएंगे, सोमवार मंगलवार ही चलेंगी, तो तेल का उत्पादन भी नहीं रहा। जिस तेल को बेच कर पैसा आ रहा था, शावेज उसे जनता पर लुटा रहे थे। लोग इसे शावेज की सोशलिस्ट पॉलिसी कहते थे कि साहब ये बना तो लिया आपने, लेकिन ये भयंकर खतरा है, किसी को समझ नहीं आता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। अक्सर वो लोग बुरे लगते हैं जो आपसे कहते हैं कि मेहनत करिए, वो लोग बहुत बुरे लगते हैं, वो सरकार बहुत बुरी लगती है जो आपसे रोजगार की कहें कि बेटा तुम कुछ कमाओ। अच्छा तो हमें क्या लगता है, बेरोजगारी भत्ता मिले, हमें वो अच्छा लगता है। हमें अच्छा क्या लगता है कि हमारा सब फ्री हो जाए। अरे थोड़े बहुत पढ़ लिखने के बाद ये तो समझ लो कि जब सब फ्री होगा तो पैसा आएगा कहां से। बिजली जा चुकी है, 2 मिनट में सब बंद होने वाला है। इन्वर्टर की कैपेसिटी इतनी सी ही है, सेशन हो सकता है बीच में ही रोकना पड़ जाए। खर्च खत्म कर रहा हूं, 2 मिनट में खत्म हो जाए तो अच्छा है। हालांकि इतने बिगड़ गए कि यहां की जो करेंसी है बॉलीवर, औरतें अपने बाल बेचकर पैसे इकट्ठे करने लगी। 2014 तक 70 लाख लोग देश छोड़कर चले गए। 2014 से अब तक पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ गई, हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे। वेनेजुएला ने अपनी नई करेंसी अनाउंस करी जिसका नाम था सॉवरेन बॉलीवर। सॉवरेन बॉलीवर के अंदर इन्होंने 6 जीरो हटा दी बॉलीवर के पीछे की और एक नया बॉलीवर निकाल दिया, 1 मिलियन का बॉलीवर निकाल दिया। 2019 में चुनाव होते हैं। मादुरो और भैया कल पता क्या हुआ था, तलाक क्यों नहीं हुआ, बहुत ज्यादा पूछ लगा ना। हमारे साथ क्या हुआ, इन्वर्टर फिर से हमारी मंजिल ले लिया। इन्वर्टर में पता नहीं क्या खेला हुआ, लाइट जाने के बाद की सुविधा के लिए इन्वर्टर रखा जाता है। इन्वर्टर भाई साहब का गोली देगा बीच में, इन्वर्टर गोली देगा बीच में, लाइट जाने की स्थिति में हमने क्लास जैसे शुरू करी, ठस एकदम गायब। फिर हमने वो बिना चेहरा दिखाए लैपटॉप से क्लास पढ़ाकर आपको एक सेशन कंप्लीट कराया। हमने कहा नियमित रूप से कुछ मिल तो जाए। अभी फिलहाल सांस इतनी तेज अटकी थी, हमने कहा गई लाइट फिर से आ गई है। ठीक है, आइए 2019 में शुरुआत में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए, जिससे पहले सत्ताधारी निकोलस मादुरो चुनाव जीत गए, लेकिन उन पर वोटों में गड़बड़ी करने का आरोप लगा। मादुरो के सामने खड़े हुए थे गाइडो। अब देखिए अमेरिका की तरफ से गाइडो को ही राष्ट्रपति माना गया कि तुम्हारी कम से कम विचारधारा ऐसी तो है। आपको एक सवाल दिमाग में बड़ा आता होगा, देखिए अमेरिका से लाख नफरत करो, कितनी नफरत करनी है कर लो, लेकिन एक चीज अमेरिका के बारे में अच्छा जान लो, और वो ये है कि भाई वो आपकी भी भलाई सोच रहा होता है कि यार तुम अगर गरीब रहोगे ना तो भी हमारे लिए संकट है। आतंकवादी बनकर हमारे यहां आओगे, विस्थापित बनकर हमारे यहां आओगे, शरणार्थी बनकर हमारे यहां आओगे, इससे बेहतर है खुद के भले पर काम करो। और वो जो खुद पर भले के लिए काम करने वाला काम है ना, अमेरिका ने वेनेजुएला के लिए कहा कि भाई मैं गाइडो को ही अपना राष्ट्रपति मानूंगा। लेकिन इस बीच में कौन आ गया, रूस बीच में आ गया। रूस बोला मादुरो से हटना नहीं तुम पीछे, तुम पीछे नहीं जाओगे। बोले क्यों महाराज, बोले तुम हट गए साम्यवाद का क्या होगा, साम्यवाद तो तुम ही बताओगे। डोनाल्ड ट्रंप ने गाइडो को राष्ट्रपति स्वीकार कर लिया। इधर मादुरो जो है वो कहते हैं नहीं साहब मैं ही राष्ट्रपति हूं। इन दोनों की लड़ाई में अमेरिका ने कहा सुनो थोड़ा बहुत तेल तुम्हारा जो हम लेते थे अब हम वो भी नहीं लेंगे। अमेरिका ने मादुरो के खिलाफ यूएनएससी के अंदर प्रस्ताव पारित किया, तो वहां पर रशिया और चाइना आकर के इसको वीटो कर दिए कि नहीं सर नॉट अलाउड, मादुरो राष्ट्रपति रहेंगे, गाइडो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। वेनेजुएला के नाम पर लोग लड़ाई करने लग रहे थे। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये मादुरो को समर्थन देने के लिए पहुंचे गए सर्गेई लेवरोव की है, जिन्होंने हाल ही में अमेरिका को तेल देने का मन बनाया था। ये पहुंच गए, नहीं बेटे तुम जैसे हो वैसे अच्छे हो, तुम ही हो साम्यवाद की आखिरी मिसाल, तुम ही हो जो उस मशाल को लेकर चल रहे हो, जो कहोगे दुनिया से देखो हमने जनता के लिए बढ़ा दिया था। अटक गए बेचारे। खैर तस्वीरें बयान कर रही है, होगा क्या वो आपको पता है।